Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about ATP. कितने ATP synthesize होते हैं during the oxidation process Krebs cycle के थ्रू और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू. तो हमने देखा कि टोटल 36 से 38 ATP जितना प्रोडक्शन होता है. तो दैट इज़ द अनदर पाथवे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle. Now today we are going to discuss another pathway, that means pentose phosphate pathway, जिसको हम ट्रिपल पी पाथवे ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं. इस साइकिल के बारे में सबसे पहले बताया था वारबर्ग ने 1935 में, और उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है डीकेन, जिन्होंने 1938 में एनिमल टिश्यू के अंदर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में बताया. एक्चुअली ये साइकिल पाई जाती है एनिमल्स में, एडिपोज टिश्यू में, स्पेशली लीवर सेल्स में, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है. एंड दिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, 1954 मिस्टर रैकर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी, जिसके बिहाफ पर हमें ट्रिपल पी के बारे में पता चला. सो नाउ हेडिंग डाल दीजिए, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. ऑलराइट, ट्रिपल पी pathways. Pentose phosphate pathways. Pentose phosphate pathway. Triple P. Okay. So first of all, this studied by the Warburg. इसको रिपोर्ट कहाँ पर किया गया था? एनिमल टिश्यूज में. वारबर्ग के साथ दूसरे साइंटिस्ट थे डीकेन. इन्होंने म्यूचुअली अलग अलग ईयर्स में एनिमल टिश्यू में इसको फाइंड आउट किया. डिस्कवर इन एनिमल टिश्यू. स्पेशली ये कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ लीवर. एडिपोज टिश्यू ऑफ लीवर सेल, एंड इट इज आल्सो फाउंड इन द मेमोरी ग्लैंड. Mammary gland in mammals, right? तो ये पाथवे यहां पर ढूंढा गया. मिस्टर रैकर ने इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी. रैकर ने बताया कि ये प्रोसेस पाई जाती है साइटोप्लाज्म में. इट टेक्स प्लेस in the cytoplasm. Okay, next point, and he gave the detailed description. अब इसको आगे स्टडी करते हैं.
इट इज आल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेक्सोज मॉलिक्यूल का एक सिंगल पाथवे चलता है। इसको हम फास्फोग्लूकोनेट शंट भी कहते हैं, इसे वार्गवर लिपमैन डिकेंस पाथवे भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WLD पाथवे कहते हैं, या पेंटोज फॉस्फेट शंट भी कहते हैं, राइट? बिकॉज 6 molecule of glucose enter into the pathway after oxidation and they produce 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of coenzyme NADPH plus, while 5 molecules of glucose 6 phosphate are regenerated. That is why it is also known as pentose phosphate shunt. During the oxidation process 12 NADH का प्रोडक्शन होता है, जो ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू 36 ATP का प्रोडक्शन करता है। लेकिन पूरे प्रोसेस में एक ATP कंज्यूम हो जाता है, सो इसमें जो नेट गेन है वो 35 ATP का ही हो पाता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। In this pathway, 12 NADPH are formed. 12 NADPH plus form or synthesized. And during the oxidation of oxidation of 12 NADPH plus oxidized टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADPH ऑक्सीडाइज होता है तो 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडाइज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ETS, इट जनरेट 36 ATP, राइट? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एक ATP कंज्यूम हो जाती है इन द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज, देन द टोटल गेन ऑफ ATP इज 35. सो टोटल ATP, टोटल गेन ऑफ ATP is equal to 35. Okay, clear? तो this is the process which is named as ट्रिपल P, या इसी को HMP कहते हैं। ऑलराइट, तो इसके सीक्वेंस भी देख लेते हैं कि कौन कौन से साइक्लिक रिएक्शंस पाए जाते हैं। ग्लूकोज से किस तरह से NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन लिख लीजिए, यहां से लिखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल, 6 ग्लूकोज ये एंटर करता है और यहीं पर एक ATP खर्च हो जाता है और बन जाता है 6 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है।
और इसमें कंज्यूम होता है 1 ATP। ओके, ऑलराइट, लिखते हैं 6 ग्लूकोज 6 phosphate now act with NADP plus NADP, it converted into 6 phosphoglucolactone plus 6 NADPH plus, all right, so this is one reaction first, that is second reaction। और थर्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो 6 phosphoglucolactone है वो कन्वर्ट हो जाता है 6 phosphogluconic एसिड में। लिख लीजिए phosphoglucolactone is converted in the presence of water and lactonase, 6H2O in the presence of lactonase enzyme, it converted into the 6 phosphogluconic acid, 6 phosphogluconic acid, all right। and the last reaction, fourth reaction, इसमें phosphogluconic acid, नीचे से लिखते हैं 6 phosphogluconic acid is now converted into 6 ribulose 5 phosphate in the presence of 6 NADP, sorry। तो NADP की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज बाई 5 फॉस्फेट में प्लस NADP, ऑलराइट। it converted into the ribulose, 6 ribulose 6 ribulose 5 phosphate, मैं यहाँ P पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, 5 phosphate प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है प्लस 6 NADPH प्लस H प्लस, तो 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 12 NADPH जो मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया था। और इन्हीं 12 NADPH की वजह से टोटल 35 ATP का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 ATP कंज्यूम हो गया, तो नेट प्रॉफिट होता है 35 ATP का, ऑलराइट। एंड दिस 6 molecules of ribulose by 5 phosphate finally from 5 molecules of glucose 6 phosphate, that means जो 6 molecule ribulose 5 phosphate के बनते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या बनाते हैं 5 molecule glucose 6 phosphate के। So in this way the complete oxidation of glucose 6
phosphate forms 12 molecules of NADPH plus H plus through triple P, right? So triple P cycle takes place in adult cells of higher plants, ठीक है, ये higher plants में पाए जाते हैं, while glycolysis and Krebs cycles occurs in the young active leaf cells of plant. So that is very important. In spite of glycolysis and Krebs cycles, triple P pathway, ठीक है, it is also found in the plants. तो जितने भी ओल्ड प्लांट्स हैं उनमें ट्रिपल पी साइकिल पाई जाती है, और जितनी भी यंग लीव्स हैं वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पाई जाती है. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपल पी. नाउ हेडिंग डाल दीजिए एन एरोबिक रिस्पायरेशन. एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में हमने पहले भी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रखी है. इसका मतलब क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन? इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता. दैट मीन्स इट डज नॉट यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड द ऑर्गेनिक फूड. यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे रिलीज सर्टेन अदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाइक एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर वाटर रिलीज नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से ये एथिल अल्कोहल या दूसरे एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अमाउंट काफ़ी लेस होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन. इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं. एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखते हैं. ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, right? In the presence of enzyme, it converted into the ethyl alcohol and carbon dioxide. C2H5OH is the formula of ethyl alcohol plus carbon dioxide plus energy. Ethyl अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है. इट इज़ 50 किलो कैलोरी. 50 किलो कैलोरी और 210 किलो जूल, राइट? तो 50 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन और incomplete oxidation of organic food material, right? It is also known as intramolecular respiration. तो लिख लीजिए anaerobic respiration को हम क्या कहते हैं? intramolecular respiration. Okay. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फर्मेंटेशन. हाँ, एक बात और, जो भी ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उनको हम एनारोब्स भी कहते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फर्मेंटेशन.
What is fermentation? Fermentation was first reported by Louis Pasteur. इसको सबसे पहले लुइस पास्चर ने देखा था and remarked that fermentation occurs only in the living yeast cells and it is used the term zymosis. इन्होंने सबसे पहले जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था ईस्ट सेल के अंदर, उसको नाम दिया था, टर्म दिया था जाइमोसिस प्रोसेस। लेकिन टर्म फर्मेंटेशन को सबसे पहले कॉइन किया था क्रिक शैंक। देख लीजिए साइंटिस्ट का नाम लुइस पास्चर, LOUIS, लुइस पास्चर। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, रिपोर्टिंग करी थी। फर्स्ट डिस्कवर fermentation and named as, इसको क्या नाम दिया, named as zymosis। और ये किस में देखा था, ईस्ट सेल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रिक शैंक, थोड़ी स्पेलिंग अलग है, CRUICK, शैंक। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म कॉइन किया जिसको आज हम कॉमनली जानते हैं फर्मेंटेशन, coined the term fermentation। ऑलराइट, तो क्रिक शैंक ने ये टर्म कॉइन किया फर्मेंटेशन। और उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कॉस्टिच्यू, और उन्होंने इसको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का टर्म दिया, termed as anaerobic respiration। Okay, it is an anaerobic breakdown of carbohydrate and other organic compound into the alcohol, organic acid and carbon dioxide with the help of microorganism. So it can occur in the absence of oxygen. That is why it is termed as fermentation and anaerobic respiration. All right.